हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पूरी एक सीरीज चलेगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स की। जो यूजीसी नेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, वो सारे के सारे जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछ रहा है और उसी से रिलेटेड ये सीरीज अब चलेगी और इसका ये पार्ट 1 है। इसमें आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्लस उनके साथ उनकी डिटेल एनालिसिस भी करेंगे उन वर्क से रिलेटेड। यूजीसी नेट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज की क्विज है वो मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें ऑलरेडी चल रही है और उस पर अब तक मैंने 270 प्लस क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके उनको सोल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो मैं डाल रही हूँ। और यूजीसी नेट में उनसे रिलेटेड या पीएचडी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी, प्लस आप अगर एमए की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड और स्टेट एग्जाम से रिलेटेड भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे उस क्विज में मैं डाल रही हूँ। आप जाके उसको सोल्व कर सकते हो, वो टोटली फ्री है। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स हैं या लिटरेरी ग्रुप्स हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा दिए हैं सारे, वो भी जाके आप देख सकते हो। और जितने भी इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं या प्लेज हैं उनसे रिलेटेड जो यूजीसी नेट रिसेंट ईयर्स में पूछ रही है उनसे रिलेटेड समरीज भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इमरजेंस। जो ये टर्म्स है ये जिस हिसाब से एमर्ज हुई है, जो सबसे पहले एमर्ज हुई है और उसके हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। और जो फर्स्ट टर्म है वो है हेरसे ऑफ पैराफ्रेज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और डीफेमिलराइजेशन। ये टर्म्स थी और इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर नंबर 3। यानी सबसे पहले आएगी टर्म जो आएगी वो आएगी बी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद आएगी डी, डिफेमिलराइजेशन। उसके बाद आएगा सी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और उसके बाद आएगी ए, हेरसे ऑफ पैराफ्रेज। और अब इन वर्क्स को हम, इन टर्म्स को हम देख लेते हैं डिटेल में और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सी टर्म्स कौन से ईयर में आई थी और किस हिसाब से फिर ये आंसर आपका बनता है। सबसे पहले देख लेते हैं जो टर्म्स जो सबसे पहले आई थी उसके हिसाब से। ए जो ऑप्शन दिया था उसमें था हेसे ऑफ पैराफ्रेज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द कंसेप्ट दैट द मीनिंग ऑफ ए पोएम कैन नॉट बी पैराफ्रेज विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस। कि किसी भी पोएम को जो है अगर हम उसका पैराफ्रेज करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको, उसका जो एसेंस है उसको हम लूज नहीं करते। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी पोएम का पैराफ्रेज करते हैं या उसका सारांश निकालते हैं तो जो मेन जो पोएम होती है कहीं ना कहीं उसका जो सार है वो हम खत्म कर देते हैं उससे। जिसका ओरिजिन जो हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस किया था वो क्लिंथ ब्रूक्स ने इंट्रोड्यूस किया था और अपनी बुक के अंदर किया था। और जो बुक का नाम था वो था द वेल रोट अर्न, जो कि पब्लिश हुई थी 1947 के अंदर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो इन्होंने ये जो टर्म यूज की थी, इट क्लिंथ ब्रुक्स ने जो है एम्फेसाइज किया है कि जो फॉर्म होता है पोएम का और जो मीनिंग होता है वो इनसेपरेबल है, वो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर जब हम एक पोएम को पैराफ्रेज कर देते हैं तो जो इसका ट्रू मीनिंग होता है पोएम का उसको कहीं ना कहीं हम तोड़ देते हैं, उसका जो ट्रू मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है पैराफ्रेज करने में। यानी अगर हम किसी भी पोएम को पैराफ्रेज करते हैं या उसको सारांश निकाल देते हैं कि ये पोएम थी, इसका सारांश ये है, कहने का मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं हम उसको उसके मीनिंग को जो है वो खत्म कर देते हैं। उस तरह से हम उसका मीनिंग सही नहीं निकाल पाते। ये क्लिंथ ब्रुक ने इस टर्म में कहा है। उसके बाद सेकंड जो टर्म थी वो थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक इसकी डेफिनेशन ये है कि एक नरेटिव मोड होता है जिसके अंदर जो है एक कैरेक्टर्स की थॉट और फीलिंग्स कंटिन्यूअस जो है वो दिखाई जाती है। यानी ये नहीं होता
कि एक जो फिजिकली जो वर्क कर रहा है सिर्फ वही दिखाया जाता है, उसके इनर जो थॉट्स और जो फीलिंग्स जो चलती रहती है वो भी इसके अंदर मतलब दिखाया जाता है, बताया जाता है। और इसका ओरिजिन जो हुआ था, ये टर्म जो है और जो क्वाइन करी थी वो साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने की थी अपने वर्क के अंदर, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो पब्लिश हुई थी 1890 के अंदर। और इसी से यहाँ से आप ईयर के हिसाब से इनकी क्रोनोलॉजी आप देखते चलिएगा। बट इट बिकेम प्रोमिनेंट इन लिटरेचर इन अर्ली 20th सेंचुरी, और ये लेकिन बहुत ज्यादा फेमस हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में। और मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं जिनके अंदर ये टर्म यूज हुई है, जेम्स जॉयस की यूलिसिस 1922, वर्जीनिया वुल्फ की मिसिस डेलवे 1925, विलियम फोकनर की द साउंड एंड द फ्यूरी 1929। यानी इन वर्क्स के अंदर जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है यूज हुई है। सबसे पहले जो यूज की थी वो यूज की थी 1890 में, और विलियम जेम्स ने यूज की थी। और इसका जिस वर्क के अंदर यूज की थी उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम करेक्टर्स के जो बहुत ज्यादा डीपली उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी करेक्टर का, उसकी इनर लाइफ के अंदर, और उसकी जो मतलब उसका थॉट प्रोसेस क्या चलता रहता है, तो वो सारा दिखाने के लिए, यानी जब कोई बाउंड्री नहीं रहती रियलिटी में और थॉट्स के अंदर, तो तब ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज की जाती है। और इसके थ्रू हम जो है एक करेक्टर के इनर थॉट्स का जो है हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो टर्म थी वो थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ये एक अप्रोच है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, जो कि जोर देती है कि क्लोज रीडिंग करनी चाहिए किसी भी वर्क की, बजाय कि हम किसी वर्क के हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल कंटेक्स्ट को ध्यान में रखे, उसकी स्टडी करें, बजाय कि इसके हम उसकी जो भी वर्क है उसकी क्लोज रीडिंग करें और उसको एनालाइज करें। और इसकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की जो ओरिजिन हुआ था वो डेवलप की थी ये जो टर्म, वो आई ए रिचर्ड्स ने की थी 1920s में। और अपनी बुक के अंदर जो इनकी बुक थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो कि पब्लिश हुई थी 1929 के अंदर, उसमें ये इन्होंने यूज किया था। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेथड ये कहता है कि रीडर्स को किसी भी जो वर्क है, लिटरेचर का वर्क है, अगर उसकी स्टडी करनी है तो हमें अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी व्याख्या, जो किसी चीज के बारे में सोचते हैं वो हमें अलग रखनी चाहिए, यानी हमें बायस नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है आई रिचर्ड्स का, कि जैसे हमें पता है कि अगर हमें बताया जाएगा कि हमें किस वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोइम है और उसकी एनालिसिस कर रही है, तो हमें कहीं ना कहीं माइंड में ये रहेगा कि वर्ड्सवर्थ जो है एक नेचर पोइट है, तो उन जहां जो जिस टाइप की पोइट्री का हम एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको बायस्ड हो जाएंगे कि उसके अंदर नेचर तो होगी होगी। लेकिन आइए रिचर्ड्स ये कहते हैं कि नहीं, हमें राइटर को ध्यान में नहीं रखना, हमें सब्जेक्टिविटी को ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी को लेके, और हमें जो है अनबायस्ड होके, मतलब जो हमारे पास जो है मतलब हम अपनी इंटरप्रिटेशन को एक साइड में रख के, यानी किसी को हम फेवर करते हैं, किसी राइटर को या किसी पोएम को या किसी पोइट को हम पसंद करते हैं, तो वो हमारी अपनी फीलिंग्स को हमें साइड में रख के तब किसी वर्क का एनालिसिस करना चाहिए। तो ये आई ए रिचर्ड्स ने कहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है डीफेमिलराइजेशन। डीफेमिलराइजेशन जो टर्म है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमें जो कॉमन चीजें हैं, ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके अंदर जो है कॉमन चीजों को हम एक स्ट्रेंज तरीके से या एक अलग तरीके से जो है देखने की कोशिश करते हैं। इसका ओरिजिन जो है था, ये जो टर्म क्वाइन की थी वो रशियन फॉर्मलिस्ट वेक्टर सेक्लोवस्की ने जो है ये टर्म इन्वेंट की थी। और उन्होंने जो टर्म इन्वेंट की थी वो अपने एक ऐसे में की थी, जिस ऐसे का नाम था आर्ट एज टेक्निक, और ये पब्लिश हुआ था 1917 के अंदर। और इसकी सिग्निफिकेंस ये कहती है, ये रीडर को चैलेंज, ये जो है रीडर्स को चैलेंज करती है कि हमारे वर्ल्ड को और जो हमारे आसपास चीजें हैं, हमें कहीं ना कहीं जो आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो है, हमें उनको एक नए नजरिए से देखना चाहिए। और हमें उस तरह से देखना चाहिए कि जो फेमिलियर नहीं है, मतलब उनको प्रेजेंट करने का तरीका फेमिलियर ना होके कुछ अनफेमिलियर होना चाहिए। कोई ऐसा तरीका होना, एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि
जो हम कहना चाहते हैं उससे अलग हटके कुछ कहें। तो ये टर्म जो थी वो बहुत ही ज्यादा, जितनी भी चारों टर्म्स थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म के अंदर, और प्रत्येक का अपना एक कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर को समझने के लिए और लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। इसके क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताना आपको, पब्लिकेशन के हिसाब से। फर्स्ट है क्रोम येलो, सेकंड है सन्स एंड लवर्स, सी है मिसेस डेलवे, डी है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4। सबसे पहले आएगा बी सन्स एंड लवर्स, उसके बाद आएगा डी अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, उसके बाद आएगा ए क्रोम येलो, उसके बाद आएगा सी मिसेस डेलवे। अब इन वर्क्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रोम येलो। ये इसके जो ऑथर है वो है एडल्स हक्सले, और ये पब्लिशिंग ईयर था इसका 1921। और इसका जो टाइम पीरियड है, जो जिस योनर के अंदर, सॉरी टाइम पीरियड, वो जो जिस योनर के अंदर ये आता है, ये हिस्टोरिकल नॉवल है, यानी एक स्टायर है ये नॉवल। उसके बाद इसमें क्रोम येलो जो है वो एडल्स हक्सले का फर्स्ट नॉवल है, और ये एक सोशल सटायर है जिसके अंदर जो है उस टाइम का जो लिटरेरी, जो इंटेलेक्चुअल्स का और आर्टिस्ट का जो ग्रुप है उसका कहीं ना कहीं जो इकट्ठे होते थे, कंट्री हाउस था, उसको कहा गया है क्रोम। और उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है, नॉवल के अंदर क्रिटिसाइज किया है, जो जो दिखावा किया जाता है और जो छोटी छोटी तुच्छ चीजें होती हैं अपर क्लास सोसाइटी की और लिटरेरी आर्टिस्ट की उस टाइम पीरियड की, तो वो उनको एडल्स हक्सले ने क्रिटिसाइज किया है इस वर्क के अंदर। इसके अंदर जो है विट्टी डायलॉग्स हैं, शार्प ऑब्जर्वेशन है, और इसके थ्रू जो है हक्सले ने एक्सप्लोर किया है, सेल्फ इंपॉर्टेंस को दिखाया है, इंटेलेक्चुअलिज्म को दिखाया है और ह्यूमन कंडीशंस को दिखाया है, और उस पे कहीं ना कहीं सटायर किया है एडल्स हक्सले ने। तो ये वर्क था और पब्लिश हुआ था 1921 के अंदर। उसके बाद सेकंड वर्क है सन्स एंड लवर्स, ऑथर है D.H. लॉरेंस, और इसका पब्लिशिंग ईयर है 1913। और ये जो है एक टाइप का साइकोलॉजिकल नॉवल है। सन्स एंड लवर्स जो है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है D.H. लॉरेंस का, और इसके अंदर इन्होंने कैसे कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है, किस तरह से फैमिली लाइफ के अंदर और उनकी जो खुद की रोमांटिक रिलेशनशिप है उसके अंदर। और इसके अंदर दिखाई गई है पॉल मॉरेल की लाइफ दिखाई गई है, एक यंग मैन है और उसका जो अपने खुद के एम्बिशंस है वो दिखाया गया है, और उनका जो उनकी मदर के साथ इंटेंस बॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा गहरा उनकी मदर के साथ जो बॉन्ड है वो दिखाया गया है, और उनकी मदर जो है वो है गर्ट्यूड मॉरेल। और ये नॉवल एक्सप्लोर करता है, इसके अंदर थीम है, लव है, डिपेंडेंसी है और स्ट्रगल है, कि आपकी इंडिविजुअल डिजायर जो है वो, और उसके बाद जो आपकी फैमिली की ऑब्लिगेशंस हैं उनके अंदर जो है वो स्ट्रगल दिखाया गया है। और ये एक बहुत ही ज्यादा डीप साइकोलॉजिकल नॉवल है, और इसके अंदर जो करेक्टर डेवलपमेंट्स है वो उनकी क्वालिटी रिच है, और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवल है ये D.H. लॉरेंस का। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है मिसेस डेलवे, ये वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है, ये पब्लिश हुआ था 1925 के अंदर। और ये नॉवल है, इसके अंदर जो डिटेल दिखाई गई है वो क्लैरिसा डेलवे की दिखाई गई है। ये एक लंदन की जो है सोशलिस्ट है, और उनके एक पार्टी होस्ट कर रही हैं, और उनका जो है सारा का सारा उनके माइंड के अंदर उनकी थॉट्स और मेमोरीज में क्या चल रहा है वो सारा का सारा इसके वर्क के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज की है, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है, जिसके अंदर एक्सप्लोर किया जाता है इनर थॉट्स एंड मेमोरीज का, वो सारा का सारा मतलब जहाँ पे रियलिटी के अंदर और आपकी इनर थॉट और फीलिंग्स के अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, वो सारा का सारा जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट नॉवल है, इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई गई है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, और इसका जो है इम्पैक्ट दिखाया गया है टाइम का, कि पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर टाइम का क्या इफेक्ट है, वो इम्पैक्ट है वो दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इसके ऑथर हैं जेम्स जॉयस, और पब्लिशिंग डेट है इसकी जो पब्लिशिंग ईयर है इसका 1916 है। और ये पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जेम्स जॉयस का, और इसके अंदर जो है रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो है प्रोटैगनिस्ट की दिखाई गई है, और जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट है वो स्टीफन डेडलस है,
और नॉवल के अंदर जो है डेडलस की लाइफ दिखाई गई है, चाइल्डहुड से लेके वो किस तरह से जो है वो आयरलैंड छोड़ देते हैं बाद में, और अपना जो एम्बिशन है आर्टिस्ट बनने का, वो सारा का सारा इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है। और इसके अंदर जो है जो स्टाइल है वो स्टीफन की ग्रोथ दिखाई गई है, और उसकी जो चेंजिंग कॉन्शियसनेस है वो सारा का सारा इसके अंदर दिखाया गया है। मेजर जो थीम है इसके अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी की और सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है वो, और हमारी पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इसके अंदर दिखाया गया है सर्च फॉर सेल्फ एक्सप्रेशंस, तो वो दिखाया गया है। रोल दिखाया गया है रिलीजन का, नेशनलिज्म का, और जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी है उसका डेवलपमेंट इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। ये जो वर्क है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडर्निस्ट टेक्स्ट के अंदर, और ये इनकी जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। और इसके थ्रू जो है जो जो करेक्टर्स हैं उनकी साइकोलॉजिकल जो है अंदरूनी साइकोलॉजी है वो सारा का सारा इसके अंदर दिखाया गया है। और इन वर्क्स ने 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। जो वर्क आपसे पूछे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनमें वर्क है ऑल फॉर लव, सेकंड है वेनिश प्रिजर्व्ड, सी है द स्कूल फॉर स्कैंडल, और डी है द कंट्री वाइफ। और इसका जो राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी सबसे पहले है डी द कंट्री वाइफ, उसके बाद है ए ऑल फॉर लव, उसके बाद है बी वेनिस प्रिजर्व्ड, उसके बाद है सी द स्कूल फॉर स्कैंडल। तो ये राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था इन वर्क्स का। और अब इन वर्क्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव जो इसका जो वर्क है इसके ऑथर हैं जॉन ड्राइडन, और पब्लिश हुआ था जिस ईयर में वो 1677 है, और ये एक ट्रेजेडी है। ये वर्क जो है वो रीवर्किंग है शेक्सपियर का जो एंटनी और लियोपेट्रा था उसी पे है। और इसका जो फोकस है वो जो फाइनल आवर्स थे जहाँ पे रोमन जनरल मार्क एंटनी और जो उसकी बिलव्ड थी लियोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट थी उसके ऊपर जो है मेन ये फोकस है। और इस प्ले के जो है एग्जामिन किया गया थीम है लव है, ऑनर है, ड्यूटी है, ये सारा का सारा इस प्ले के अंदर दिखाया गया है। और ये वन ऑफ दी जो है बेस्ट वर्क माना जाता है जॉन ड्राइडन का। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है वेनिस प्रिजर्व्ड। ये इसके ऑथर हैं थॉमस ऑटवे, और ये पब्लिकेशन जो इसका ईयर है पब्लिकेशन ईयर है वो है 1682, और ये एक ट्रेजेडी है। और ये प्ले जो है ये पूरा का पूरा जो सेटिंग जो इसकी सेटिंग है वो है वेनिस। और इसका जो है इसके अंदर दिखाया गया है कि जो गवर्नमेंट की जो है इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी दिखाई गई है, कैसे षड्यंत्र रचा जाता है गवर्नमेंट को गिराने के लिए। और जो मेन करेक्टर्स है जफेर और पेरी, ये जो है सारा का सारा इनकी इनकी जो पर्सनल ग्रीवियंस है, जो इनका खुद का दुख है वो, और एक सेंस ऑफ जस्टिस जो है इस वर्क के अंदर दिखाई गई है, उसका मेन प्लॉट है। और इस प्ले के अंदर दिखाया गया है धोखेबाजी दिखाई गई है, वफादारी दिखाई गई है, और पॉलिटिकल करप्शन जो होता है उसके क्या परिणाम होते हैं वो सारा का सारा इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्क है द स्कूल फॉर स्कैंडल, और ये इसके जो ऑथर है वो है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, और इसका पब्लिशिंग ईयर है 1777, और ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। और ये कॉमेडी जो है इसके अंदर सेटराइज किया गया है गॉसिप्स को, जो चुगलियां करना है वो, और धोखेबाजी है और हिपोक्रेसी, और जो दिखावा है वो सारा का सारा अपर क्लास की सोसाइटी का वो सारा का सारी चीजें दिखाया गया है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे करेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि लगे रहते हैं सारा टाइम चुगली करने में और सारा टाइम षड्यंत्र रचने में। और इसके जो है ये वर्क जाना जाता है, इसके अंदर जो डायलॉग्स हैं बहुत बहुत ही ज्यादा विट्टी हैं डायलॉग्स, और ये किसी हर टाइप से सोसाइटी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो है
इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्क है द कंट्री वाइफ, इसके राइटर हैं विलियम वोचरले और उसका पब्लिशिंग ईयर है 1675 और ये एक टाइप का ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर है। और ये प्ले जो है वो एक फार्सिकल कॉमेडी है, एक हास्यास्पद कॉमेडी है और इसके जो ये रिवॉल्व करता है पूरा वर्क जो है एक कैरेक्टर है हॉर्नर, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है सारा का सारा। और वो शो करता है एक अपने आप से ये सबको ये दिखाने की कोशिश करता है लंदन के अंदर कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उसका मेन रीजन इसलिए होता है ये बताने का ताकि जितने भी लंदन के अंदर जो वाइफ्स होती हैं जो उनको सीड्यूस करने के लिए वो सारी कॉन्स्पिरेसी ये करता है और अपने आप को शो करता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा का सारा इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। और जो मेन कैरेक्टर्स है वो है मार्गरी पिंच वाइफ जिसको कि कंट्री वाइफ कहा गया है, सेंट्रल है वो इस प्लॉट की। और इसके अंदर जो थीम है वो है इनोसेंस की थीम है और करप्शन की थीम है, दोनों के दोनों थीम है इसके अंदर। और ये जितने भी 4 के 4 वर्क हैं ये इम्पोर्टेंट रेस्टोरेशन और 18th सेंचुरी पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और इनके अंदर जो मेन जो है सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज थे उस टाइम के वो सारा का सारा इन वर्क्स के अंदर दिखाया गया है। तो इनकी ईयर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्क कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बतानी है इन वर्क्स की। फर्स्ट वर्क है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, सेकंड है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सी है द हीरोज एंड हीरो वर्शिप, डी है द लाइव्स ऑफ पोइट्स। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3। सबसे पहले आएगा ए एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, उसके बाद आएगा डी द लाइव्स ऑफ पोइट्स, उसके बाद आएगा सी ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप और उसके बाद आएगा बी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और अब इन वर्क्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके ऑथर हैं फ्रांसिस बेकन और पब्लिशिंग ईयर है 1605 और ये एक फिलोसफिकल वर्क है। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है एक फाउंडेशन वर्क है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइंस और फिलोसफी के अंदर। और इस वर्क के अंदर बेकन ने बताया है अपना विजन। उसके विजन जो है सबसे पहले वो नॉलेज के अंदर एक रिफॉर्मेशन चाहते हैं, एक सुधार चाहते हैं नॉलेज के अंदर। और उसके साथ साथ वो जोर देते हैं कि लर्निंग के अंदर एडवांसमेंट हो। उसने जो है उस टाइम की स्टेट एजुकेशन जो थी, उस टाइम की स्कॉलरशिप्स थी, वो सारे के सारे उन चीजों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक मेथड होना चाहिए एजुकेशन का। और उन्होंने अपनी ये जो वर्क है उनको डिवाइड किया 2 बुक्स के अंदर। जो फर्स्ट बुक है वो डिस्कस करती है कि लर्निंग के अंदर क्या क्या जो है वो ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या क्या उसके बीच में रुकावटें हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि उसके स्टेग्नेशन यानी उसके जो ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्यों है, उसका रीजन भी बताया है। उसके बाद सेकंड बुक में उन्होंने बताया है कि कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी के और नॉलेज को कैटेगराइज करने के लिए। और ये जो ये वर्क है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है बेकन का। और बेकन के जो लेटर वर्क्स हैं वो नवम ऑर्गेनम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसके अंदर उन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी है उस पे और एम्पेरिकल रिसर्च के ऊपर इन्होंने अपने जो व्यूज हैं वो दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्क जो था वो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके ऑथर थे चार्ल्स डार्विन और जो पब्लिशिंग हुआ था 1859 के अंदर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो बहुत ही एवोल्यूशनरी वर्क है बायोलॉजी के अंदर। और इसके थ्रू जो है डार्विन ने इंट्रोड्यूस की थी साइंटिफिक थ्योरी उन्होंने दी थी कि जो पॉपुलेशंस होती हैं वो इवॉल्व हुई है बहुत ही जो एक लंबा प्रोसेस हो, एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो हुआ है। उसके बाद जो डार्विन ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दी थी वो उन्होंने जो है जब वो यात्रा कर रहे थे HM बीगल तो उसके जो है अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ये दी थी। और ये भी उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है HMS बीगल। ये भी UGC नेट में पूछा गया है एक बार कि ये जो वर्क है ये किसका है, HMS बीगल। तो ये वर्क भी चार्ल्स डार्विन का है। तो इनके अंदर भी इन्होंने अपनी थियरी दी है।
और इन वर्क्स का जो है इन्होंने मॉडर्न जो है बायोलॉजी के अंदर बहुत ही एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका बायोलॉजी के अंदर। तो नेक्स्ट वर्क है ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप। इसके ऑथर जो है थॉमस कार्लाइल है और ये पब्लिश हुआ था 1841 के अंदर। ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप एंड दी हीरोइक इन हिस्ट्री, एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं थॉमस कार्लाइल के, और लेटर बाद में जो पब्लिश हुए थे, बुक फॉर्म में पब्लिश हुए थे। कार्लाइल ने जो है एक्सप्लोर किया है कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी जो हीरोज हुए हैं और जिनके अंदर हीरोइक लीडरशिप क्वालिटीज ली है रही है, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हीरोज एज ए डिविनिटी कौन रहे हैं, प्रोफेट कौन रहे हैं, पॉइट्स कौन रहे हैं एज ए हीरो, मैन ऑफ लेटर्स कौन रहे हैं हीरोज, और किंग्स कौन से रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री को शेप करने के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और इनके इस वर्क का इम्पैक्ट क्या हुआ, कार्लाइल के वर्क ने जो है कंट्रीब्यूट किया विक्टोरियन इरा की जो लीडरशिप को समझने के लिए, उसकी हीरोइज्म को समझने के लिए। और इन्होंने जोर दिया था कि जो जो इंडिविजुअल थे, जो बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंडिविजुअल थे, उन्होंने कैसे जो है हिस्ट्री को शेप किया और अपना कंट्रीब्यूट दिया हिस्ट्री को शेप करने के अंदर। तो वो सारा का सारा इनके इन जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर था। उसके बाद नेक्स्ट वर्क था द लाइव्स ऑफ द पोइट्स। ये वर्क इसके जो ऑथर हैं वो है सैमुअल जॉनसन, और इसकी पब्लिशिंग डेट थी 1779 टू 1781। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स जो है वो शॉर्ट बायोग्राफीज थी 52 पोइट्स की, जो कि सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी। और ये वर्क के अंदर जो है कंबाइंस है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और उसके साथ साथ बायोग्राफिकल डिटेल्स भी है, जिससे हमें पता चलता है जो भी जो पोइट्स हैं उनकी जो लाइफ्स हैं, उनके वर्क्स हैं और उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में हमें पता चलता है। जितने भी 52 पोइट्स इन्होंने सैमुअल जॉनसन ने उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और इसके अंदर जो मोस्ट नोटेबल फिगर्स जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं उनमें है जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पॉप और जोनाथन स्विफ्ट। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सैमुअल जॉनसन का वर्क है द लाइफ ऑफ द पोइट्स, उनके अंदर मोस्ट नोटेबल फिगर्स कौन कौन से हैं और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। जॉनसन का वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और बायोग्राफी के अंदर, और इससे हमें उस टाइम की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। और इंग्लिश पोइट्स के जो है जो मेजर इंग्लिश पोइट्स थे उनकी लाइफ्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग 18th सेंचुरी मैगजीन्स। 18th सेंचुरी की मैगजीन्स है और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है आपको पब्लिशिंग के हिसाब से। और जो मैगजीन्स है वो है द क्रिटिकल रिव्यू, सेकंड है द मंथली रिव्यू, सी है द जेंटलमैन्स मैगजीन और डी है द रैम्बलर। और इसका जो राइट आंसर था वो आंसर था आंसर नंबर 4। सबसे पहले आएगा सी द जेंटलमैन्स मैगजीन, उसके बाद आएगा बी द मंथलीज रिव्यूज, उसके बाद है डी द रैम्बलर और उसके बाद है ए द क्रिटिकल रिव्यू। अब इन मैगजीन्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है द क्रिटिकल रिव्यू। इसके जो फाउंडिंग डेट थी इसकी वो थी 1756 और इसके जो फाउंडर थे वो था टोबियास सोमोलेट एंड अदर्स। और ये जो क्रिटिकल रिव्यू थी ये एक ब्रिटिश पब्लिकेशन थी और ये जो है वो इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की जाती है। उस टाइम के जो जो लिटरेचर था उस टाइम पीरियड का उसका रिव्यू किया जाता था और उसका एनालिसिस किया जाता था। और ये जो क्रिटिकल रिव्यू जो मैगजीन है वो जानी जाती थी अपने कंप्रीहेंसिव टेक्निक के लिए, यानी डिटेल्ड क्रिटिसाइज किया जाता था इसके अंदर, और इसके अपने हार्श रिव्यूज के लिए जाना जाता था, यानी इसके जो रिव्यूज होते थे वो बहुत ज्यादा हार्श होते थे। और जो टोबाइस स्मोलेट हैं वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट भी हैं, सेटेराइस्ट भी थे, और इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस मैगजीन के स्टार्टिंग ईयर्स में। और इसका इम्पैक्ट क्या था इस मैगजीन का, ये जर्नल का क्या कंट्रीब्यूशन था, इस जर्नल ने कंट्रीब्यूट किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो 18th सेंचुरी की, उसके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था इस मैगजीन का, जर्नल का। और इसके अंदर जो है
जो इंटेलेक्चुअल डिबेट थी और लिटरेरी डिस्कशन था वो इसके अंदर किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है द मंथली रिव्यू, और इसकी फाउंडिंग डेट थी 1749, और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे रैल्फ ग्रिफ्थ। और इसकी जो मंथली रिव्यू जो थी वो फर्स्ट पीरियोडिकल थी जिसके अंदर कंप्रीहेंसिव जो है रिव्यू किया जाता था बुक्स का, और इसके जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा थे। इसके अंदर लिटरेचर भी होता था, पॉलिटिक्स भी होता था, साइंस भी था, आर्ट्स भी था, यानी इतने सारे टॉपिक्स पे जो है ये रिव्यू करता था द मंथली रिव्यू। और इसके अंदर जो है डिटेल्स रिव्यूज होते थे। और इसका भी जो बहुत ही ज्यादा जो उस टाइम पीरियड का इसने एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल जो है प्ले किया था उस 18th सेंचुरी के जो लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल लाइफ के अंदर। नेक्स्ट है द जेंटलमैन्स मैगजीन। इसकी फाउंडिंग डेट थी 1731 और इसके फाउंडर थे एडवर्ड केव। इसके द जेंटलमैन मैगजीन जो है वो फर्स्ट मॉडर्न मैगजीन जो है वो मानी जाती थी, और इसके अंदर जो है वाइड टाइप के जो कंटेंट होते थे। इसके अंदर एसेज भी होते थे, पॉइंट्स भी, रिपोर्ट्स भी, करंट इवेंट्स पे भी होती थी, बुक रिव्यूज भी होते थे। और इसके अंदर सैमुअल जॉनसन जो था वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर जो इसमें से थे वो सैमुअल जॉनसन थे। इस मैगजीन का जो है उस 18th सेंचुरी के जो कल्चरल इंस्टीट्यूट थे उनके ऊपर जो है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और इसके थ्रू जो है रीडर्स को जो है एक बहुत बड़ा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम था इंफॉर्मेशन का, और लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो उस टाइम पीरियड का था उसके बारे में उस टाइम के जो रीडर्स है उसको पता चलता था। द जेंटलमैन्स मैगजीन थे क्योंकि इसके टॉपिक्स बहुत सारे थे, एसेज होती थी, इसके अंदर पॉइंट्स होती थी, रिपोर्ट्स होती थी, करंट इवेंट्स पे बुक रिव्यूज होते थे। तो रीडर्स को काफी कुछ जो है इस मैगजीन से पता चलता था। उसके बाद था द रैम्बलर, जो उसका फाउंडिंग डेट था वो था 1752 और इसके फाउंडर थे सैमुअल जॉनसन। जो रैम्बलर है वो एक पीरियोडिकल था, रिटन किया गया था ऑलमोस्ट सारा का सारा बाय सैमुअल जॉनसन। और ये जो था इसके अंदर जो एसेज होते थे उसके अंदर बहुत सारी टाइप के थे, मॉरल भी होते थे, फिलोसफिकल भी होते थे, लिटरेरी टॉपिक्स भी होते थे। और एसेज जो है वो जाने जाते थे अपने डीप थॉट्स के लिए, स्टाइलिस्टिक एक्सीलेंस के लिए जाने जाते थे। इसके अंदर जो होते थे वो एसेज होते थे। और इसका इम्पैक्ट जो था, जो इसकी रीडरशिप थी हालांकि वो लिमिटेड थी, लेकिन लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है द रैम्बलर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस तरह से ये जितने भी हमने मैगजीन्स देखी, जितने भी जर्नल देखे, उनका अपने आप में एक उस टाइम का जो पब्लिक डिस्कोर्स को और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को शेप करने में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत ही बड़ा मेजर रोल रहा है इनका लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल कल्चर में उस टाइम पीरियड के। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो री एग्जाम यूजीसी नेट का होने वाला है उसके लिए। तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।